ओके चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और आज मैं दो मेन पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस करूंगा। एक थोड़ा सा ग्लोबल ओरिएंटेड है और एक लोकल लोकल ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, उस पर बात करूंगा मैं। पहले मैं आ रहा हूँ उस ग्लोबल बात पर। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा कि हम अब इंडिया नहीं आ रहे हैं, काफ़ी हेवी ऑब्लिगेशंस हैं जिसकी वजह से, टेस्ला की ऑब्लिगेशंस हैं जिसकी वजह से हम इंडिया नहीं आ पाएंगे और वो पोस्टपोन करेंगे अब लेटर दिस ईयर। वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, जो टाइम गैप है इंडिया और यूएस के बीच में, थोड़ा सा मुझे अजीब लगा है क्योंकि उनका तो प्राइवेट प्लेन है, तो वो आराम से यहाँ पे वो मीटिंग्स करके उसके बाद भी टाइम पे पहुँच सकते थे। और जितना हार्ड वर्किंग एलन मस्क हैं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ या तो नेगोशिएशंस अभी पूरी तरीके से हुई नहीं थी। मेरा मानना ये है कि नेगोशिएशन शायद पूरी तरीके से हुई नहीं थी। इसके लिए अब एक आई थिंक हर कोई चाहता है कि विन विन डील हो, तो ये एक शायद कारण हो सकता है। लेकिन मैं इस चीज़ को क्यों आज सुबह सबसे पहले ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा और ग्लोबल तड़का और जोड़ के एक पेयर ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है। वीकेंड पे मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ रहा था, काफ़ी चीज़ें पढ़ रहा था, थोड़ा सा नीरज जी से भी समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट में ऐसा हुआ क्या उस दिन फ्राइडे को। लेकिन एक चीज़ जो है, अब मार्केट का फोकस थोड़ा सा मुझे लग रहा है न्यू इकोनॉमी से हट के ओल्ड इकोनॉमी पे आएगा। आप फ्राइडे को भी देखिए, नैस्डैक गिरा काफ़ी, डाउ जोन्स ऊपर था। और फ्राइडे को एनवीडिया, टेस्ला, इसमें गिरावट आई, मेटा वगैरह सब गिरे थे। और ईवी सेल्स में क्लियर कट एक इम्पैक्ट आ रहा है, ईवी सेल्स गिरना शुरू हो गई हैं और टेस्ला ने तो अब कीमतें घटाने की भी बात कर दी है। टेस्ला कीमतें घटाएगी तो ऑब्वियसली बाकी की जो ईवी कंपनी है, टाटा मोटर्स, जेएलआर वगैरह, इनको भी घटानी पड़ेंगी, जो चाइना और यूके वगैरह जहाँ बड़ी मार्केट्स हैं इनकी। प्लस ब्रेंट प्राइसेस काफ़ी नीचे आ गए हैं ऊपर से। तो मेरे ख्याल से अब क्या होगा, यहाँ से आप थोड़ा सा फोकस करिए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पर वर्सेस न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मारुति मुझे लग रहा है कि यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा बजाय कि टाटा मोटर्स के, क्योंकि टाटा मोटर्स प्योर ईवी प्ले की तरफ बढ़ रहा है, जेएलआर वगैरह का जो उसका वो है। तो ये पॉसिबल है कि आज आप बड़ी रैली देखें एक मारुति में और हो सकता है टाटा मोटर्स में थोड़ी सी गिरावट आ जाए। एक और चीज़ हो सकती है, टेस्ला से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स चले हैं, चाहे मदरसन हो गया, एक्साइड हो गया, या बाकी कई स्टॉक्स हैं जो, उनमें मुझे लग रहा है कि आज थोड़ी सी डाउन टिक पॉसिबिलिटी है। आरके फॉर्जिंग्स में लग रहा है डाउन सर्किट ही खुलेगा, क्योंकि खैर उन्होंने कंफर्म भी नहीं किया था कि वो टेस्ला का ऑर्डर, लेकिन मुझे लगा थोड़ी जल्दबाजी कर दी उन्होंने वो ऑर्डर अनाउंस करने में, और वो फिर वीकेंड में न्यूज़ आ गई कि वो इसी टेस्ला वाला इंडिकेशन था क्या? अच्छा, तो लार्जेस्ट प्लेयर वही है। अब लार्जेस्ट प्लेयर वही है ना, तो थोड़ा सा जंप द गन, सब टल गया उनका। हाँ, तो वो आज ये स्टॉक सीधा 20% नीचे खुलेगा, खुलना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़, आज फोकस करें आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। एक तो ब्रेंट नीचे है, प्लस अगर आपका फोकस ईवी से शिफ्ट होकर वापस आईसी इंजन पे जाने वाला है, तो वापस फिर वही पेट्रोल, डीजल, इन सब की डिमांड फिर बढ़ेगी, तो उस पर पॉसिबिलिटी रहेगी। पेंट कंपनियां ये थोड़ा अच्छा करेंगी। और इंडिगो, हमने फ्राइडे को भी एक व्यू लिया था आशीष की, इंडिगो उस दिन जब वीक खुला था कि यहाँ शॉर्ट करने की गलती बिल्कुल ना करें और उल्टा इनको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें। फ्राइडे को डे हाई पर जाकर बंद हुआ और आज मुझे लग रहा है इसमें और रैली पॉसिबल है इंटर ग्लोबल एविएशन के स्टॉक में। ये स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला सबसे बड़ा स्टॉक है, मेरे ख्याल से 52 वीक हाई आज ये लगाएगा। और एक लास्ट चीज़, टाटा कम्युनिकेशंस पर ध्यान रखें। आज थोड़ा स्टॉक सोचने में पहले ज़्यादा हो रहा हूँ क्योंकि एनवीडिया में बड़ी गिरावट आई और सबसे जो डायरेक्ट प्ले इंडिया में है वो टाटा कम्युनिकेशंस ही है। टाटा कम्युनिकेशन के नंबर्स भी खराब थे। और देखिए हमारी मार्केट बहुत स्मार्ट है, थोड़ा सा पहले से इसको अंदाजा था कि एनवीडिया का क्या होने वाला हाल फ्राइडे को, इसके लिए पहले से 5% नीचे गिर गया। चल ठीक है ना। ये जो मैं एक ग्लोबल फ्रंट पे जो एक पेयर ट्रेड के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, डोमेस्टिक फ्रंट पर मेरे ख्याल से आज का जो सबसे बड़ा क्लिंचिंग फैक्टर रहेगा वो होगा एचडीएफसी बैंक। आशीष, 6 लोगों से पूछेंगे 7 व्यूज मिलेंगे एचडीएफसी बैंक पे। मैं अब तक नहीं समझ में पाया कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अच्छे थे या खराब थे। इसके लिए मैं सिर्फ एक चीज फोकस कर रहा हूँ, मार्केट क्या कहने वाला है। ब्रोकरेज कमेंट्री में बताया था, ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिव व्यू दिया है और वो ज्यादातर ब्रोकरेजेस नॉर्मली पॉजिटिव व्यू ही देते हैं एचडीएफसी बैंक पर। नेगेटिव व्यू देना थोड़ा टफ ही होता है एचडीएफसी में। आज तक कभी दे ही नहीं पाए एचडीएफसी बैंक पे नेगेटिव व्यू, तो उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। लेकिन एक चीज जो क्लियरली फोकस कर रहे हैं वो, एक तो एनआईएम बढ़ा है, डेफिनेटली बढ़ा है, तो वो अच्छी पॉजिटिव खबर है। दूसरा, बैलेंस शीट रिपेयर शुरू हो गया और वो जो एचडीएफसी बैंक के मर्जर की बात थी कि शायद कहीं ना कहीं जाके सिनर्जी मिलेगी, उसके फर्स्ट साइंस दिखने लग गए हैं, ये ब्रोकरेजेस मान रही हैं। और ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने यहां पर प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। मेरा व्यू क्या है एचडीएफसी बैंक में बताया था, मेरा व्यू ये है, जो मेरा व्यू 1 महीने से भी रहा है, यहां पे प्राइस करेक्शन खत्म हो चुकी है, टाइम करेक्शन चल रही है। यहां से आप स्टॉक में
ना तो मुझे 200 रुपए की डिक्लाइन दिखती है, ना मुझे 200 रुपए की तेजी दिखती है। डिक्लाइन है मेरे ख्याल से 50 रुपए की यहाँ से, तेजी है मेरे ख्याल से 100-150 रुपए की। हाँ, बस इसमें एक फैक्टर है, वो MSCI वाला फैक्टर जो है वो हम में से किसी को नहीं पता। वो गेम चेंजर होगा कि वो जब रिव्यू होगा कि वो टच एंड गो है, तो वो होगा या नहीं होगा वो नहीं पता। वो जब हो जाएगा पता चलेगा। बाकी ब्रोकरेज के टारगेट आपकी स्क्रीन पर राइट में दिख रहे हैं आपको, सबने टारगेट्स बढ़ाए हैं, सबने थोड़े थोड़े टारगेट बढ़ाए हैं HDFC बैंक के। तो एक चीज तो है, गिरावट नहीं है, ज्यादा डाउन साइड नहीं है HDFC बैंक में। अपसाइड कितनी है ये मेरे ख्याल से MSCI के फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सॉरी, थोड़ा आज मैं ज्यादा डिटेल में चला गया शुरू में, लेकिन ये 2-3 फैक्टर्स डिस्कस करने जरूरी नहीं, है। लेकिन सारे बर्निंग टॉपिक्स अपफ्रंट कवर हो गए हैं, इसी पे और डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग हफ्ता, एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है, कई सारे नतीजे आज खुलते ही किसी HDFC बैंक, किसी विप्रो के नंबर्स में हम रिएक्ट कर रहे होंगे। आज दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स शेड्यूल्ड हैं और आज बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी का दिन भी है और बैंकेक्स के जलवे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो आज इंपॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाज से बैंकिंग स्टॉक्स के लिए दिन। इंडिकेशंस है कि फ्राइडे को जो लोअर लेवल से रिकवरी प्ले आउट हुई थी उसके फर्दर लेग्स हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेट कर रहा है। 160 अंक मजबूत, धीरे धीरे तेजी तूल पकड़ रही है 3/4% ऊपर, और तेजी तूल पकड़ने के पीछे रीजन है ग्लोब। आज सुबह एशिया मजबूत था एक्स ऑफ शांघाई और हैंगसेंग, फिर हैंगसेंग मजबूती की तरफ चला गया, तो इस समय एज वी स्पीक इवन शांघाई बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो पूरा एशिया दरअसल और तेजी तूल पकड़ रही है, पूरे एशिया की। और ऐसे ही यूएस के फ्यूचर्स और धीरे धीरे करके मजबूती बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। इस समय तीनों बेंचमार्क्स 1/4 1/3 से आधे % बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो सुबह का मूड अच्छा है, लेकिन जो ओवर द वीकेंड फ्राइडे का सेशन था यूएस से, वो हैंडओवर जो आया था वो मिला जुला था। जो चर्चा में आया था, डाउ मजबूत था आधा %, तो नैस्डैक उसी के सामने 2% कमजोर। ऐसे में चल क्या रहा है, फ्राइडे को क्या हुआ, इस बीच जो आप धीरे धीरे एशिया में मजबूती आ रही है, इन सब के पीछे कुछ खास रीजन, ये सब समझ लिया जाए। हमारे लिए हैंडओवर कैसा है? धीरज जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आशीष। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट अमेरिका के टेक शेयर्स में थी। फैंग वाले या जो और 6 सुपर मैग्निफिसेंट 7 जिनको बोलते हैं, उन सब में बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली और उसको लीड किया एनवीडिया और नेटफ्लिक्स ने नतीजे ठीक दिए, लेकिन गाइडेंस कमज़ोर किया, इसलिए स्टॉक 10% गिर गया। और एनवीडिया में भी आगे के आउटलुक अच्छे नहीं दिख रहे, क्योंकि उनके एक कस्टमर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, तो इसलिए वहाँ पे भी दिक्कत हुई। उसके बाद फिर सारे जितने भी टॉप IT स्टॉक्स हैं, सब में आपको कमज़ोरी देखने को मिली। यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वही स्टॉक हैं जिन्होंने जनवरी से अब तक इस रैली को लीड किया है। एनवीडिया 80% चला इस साल, तो वहाँ पे सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ये राइड तब चल सकती है जब आपको सारा इकोसिस्टम आपके फेवर में मिले कि रेट कट भी होने वाला है, ग्रोथ भी आने वाली है, क्लाइंट भी बढ़िया चलने वाले हैं। तो अगर वहाँ पे हल्की सी कहीं भी कमी आ रही है तो पिटाई हो रही। ये एग्जैक्टली वही हुआ, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इतनी हाई ग्रोथ जिस होप पे बिल्ड की गई थी वो शायद सस्टेन नहीं करेगी। तो इसलिए IT स्टॉक्स में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखी, इसीलिए नैस्डैक गिरा और इसीलिए S&P भी गिरा। लेकिन ओल्ड इकॉनमी वाले स्टॉक्स जो डाउ जोन्स को लीड करते वो नहीं गिरे, क्योंकि बैंकों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो रीजनल बैंक हैं उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बैंक स्टॉक का जो इंडेक्स है वो 2.5% ऊपर था और उसने सपोर्ट किया, तो इसलिए डाउ आपको ग्रीन में दिखेगा वीकली बेसिस में भी और शुक्रवार को भी। तो ये पूरी कहानी वहाँ की है। और अब धीरे धीरे वो होप जो है प्राइस में बिल्ट हो रही है कि रेट कट शायद मैं कह रहा हूँ इस साल हो ही ना, ये धीरे धीरे प्राइस में आती हुई दिखेगी। इसीलिए मार्केट वहाँ का वोलेटाइल हुआ, और कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल रीज़न वहाँ पर नहीं आया, लेकिन इसकी वजह से दिक्कत आई है। कच्चा तेल नरम पड़ा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफ़ी कम हो गया है और अब शायद नहीं एस्केलेट होगा, ऐसा मान के चलना चाहिए, इसलिए 87 के आसपास ब्रेंट आ गया है, तो वो एक पॉजिटिव है। हालांकि गोल्ड अभी भी $2400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जिक्र आया था एलन मस्क का, तो उनकी कंपनी एक्चुअली बहुत बुरे हालत में इस समय। उन्होंने $2000 अपनी गाड़ियों की कीमत कट की है, उनको जो रोबो टैक्सी आने वाली थी उसका प्लान शेल्व कर दिया है, उनको अपनी सैलरी के लिए अप्रूवल लेना है, वो कोर्ट में केस भी चल रहा है। तो एलन मस्क साहब एक्चुअली फंस चुके हैं अपने ही धंधे में बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उनकी जो बिक्री है वो तेज़ी से गिर रही है चाइना में और सब जगहों पे। तो इसलिए देखिए कल वहाँ पे वो भी गिरा था शुक्रवार को, टेस्ला का स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। तो नेट जो नई टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई हुई है, और वही आपको नैस्डैक और S&P में दिख रही है।
ये लीजिए भाई साहब, जब बहुत चल जाता है चीज तो वाकई इकोसिस्टम में सब कुछ सपोर्टिव होना चाहिए। कोई सुपर माइक्रो कंप्यूटर वो अपने प्रिलिमिनरी रेवेन्यू नहीं, मतलब बेसिकली Q4 के अपडेट नहीं शेयर कर पाया, उससे डर लगे Nvidia भी गिर गया 10%। ये देखिए आप हाल। और वो खैर वो खुद स्टॉक 23% गिर गया था। ये है नैस्डैक की कमजोरी की वजह, लेकिन ब्यूटीफुली हाईलाइटेड। बाकी भी चैलेंजिंग ये साल शायद बिना ब्याज दरों में गिरावट के, ब्याज दरें घटने के बीत जाए ऐसे ही। वो नहीं घटाएंगे तो हमारे पास परकुलेट होके नहीं आएगा कुछ भी। तो जैसे जी रहे हैं वैसी जिंदगी चलेगी। ये है इंडिकेशंस और ये बात धीरे धीरे करके बाजार कर रहा है प्राइस इन। लेकिन फ्राइडे का सेशन अच्छा प्ले आउट हुआ। फ्राइडे का सेशन लोज से बढ़िया घूमे। कहाँ 150 पॉइंट के आसपास का दबाव होगा, 150 कहाँ, उससे ज्यादा प्रेशर था, 200 पॉइंट प्लस था प्रेशर था, और 150 पॉइंट मजबूत बंद हुए। क्या लोज से घूमे और ये लगातार बैक टू बैक पेन के बाद एक अच्छा सेशन निकल के आया। ऐसे में समझ लिया जाए सेटअप, एफआईज भी वैसे एटलीस्ट बिकवाली थमी। तो ऐसे में सेटअप कैसा, फ्राइडे का सेशन प्ले आउट कैसा हुआ, क्या लग रहा है आंकड़ों को देखकर? देखिए सेटअप अच्छा है मार्केट का। सेटअप फ्राइडे को ही समझ में आ गया था कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया था। हमने डिस्कस भी किया था। और फ्राइडे को लेकिन कैश के नंबर थोड़े इंटरेस्टिंग है। बहुत छोटे नंबर्स हैं, मतलब मैं कहीं ज़्यादा बड़े नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। DIS का -52 है, FIS का +129 है। लेकिन एटलीस्ट एक अच्छी चीज़ है, वो जो वन वे सेलिंग हो रही थी ना 5,000, 6,000, 7,000 करोड़ की, वो बंद हो गई है। अब आप बार्स में देखिए, और जो लगातार रेड बार्स बन रहे थे, बड़े बड़े रेड बार्स, वो कम हुए हैं और थोड़ा सा एक पॉजिटिव ग्रीन टिक दिखी। FIS DIS की पूरी ग्रीन टिक थी, वो हल्की सी रेड हो गई। लेकिन असली मामला जो है ना वो है अगली प्लेट्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS ने बाय किया है 659 करोड़ और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाय किया है 4,200 करोड़। तो ये है पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग, ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग है। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़्यादा कवरिंग निफ्टी में हुई है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग है 225 करोड़ की, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में 945 करोड़ पॉजिटिव है। और लगातार 4-5 दिन तक सेलिंग हुई थी 3,850 करोड़, 3,150 करोड़, 7,021 करोड़, और फाइनली बाइंग आ गई 659 करोड़ की 3 दिन की लगातार सेलिंग के बाद। लॉन्ग और शॉर्ट देख लीजिए, 1,24,000 लॉन्ग है इस समय, हम 2,27,000 शॉर्ट है। तो अभी भी 1 लाख से ज़्यादा शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हैं। इनफैक्ट वो लेकर आइए स्क्रीन पर 59%, 56%, 49% जो लॉन्ग एक्सपोजर है धीरे धीरे कम हुआ था। उसके बाद हम नेट शॉर्ट पे आए थे, 44% पर आए थे हम, 49, 44 पर आए थे, फिर 32% पर आ गए थे लॉन्ग में, जब 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए थे। इवन फ्राइडे को भी नेट सिर्फ 4,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए हैं। अभी भी 1 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं FIS। वो अगली जो वीरू का चार्ट आता है ना, उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये चार्ट देखिए, अभी भी FIS काफ़ी शॉर्ट है इस मार्केट में, करीब करीब नेट 1 लाख शॉर्ट है। मुझे लग रहा है अभी भी शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी यहाँ पर। पुट कॉल रेशियो 1.03 है। हमारी मार्केट का एक बहुत सिंपल उसूल है, वो 0.7 के पुट कॉल रेशियो पे हमने फ्राइडे को बात की थी। 0.7 के पुट कॉल रेशियो पे बॉटम होता है, और अगर बॉटम होता है तो वो सीधा फिर टॉप तक जाता है, वो 1.3 तक। तो मेरे ख्याल से वापस 1.3 तक जाने का स्कोप खुल रहा है पुट कॉल रेशियो में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया बैन में बायोकॉन, और 3 बाहर आ गए, GNFC, हिंदुस्तान कॉपर और नेशनल एल्यूमिनियम। पहले वो लिस्ट दिखाई जो बैन से बाहर आई है, वो ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये हाँ, GNFC, हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को, तो ये 3 स्टॉक्स। अच्छा, इनमें मुझे लग रहा है हिंदुस्तान कॉपर पे आप वैसे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर प्राइसेस काफ़ी बढ़ रही हैं, तो इसके लिए तो ये भी स्टॉक्स हमारे फोकस में रहेंगे। लेकिन सेटअप जो है, मुझे लग रहा है कि अभी और शॉर्ट कवरिंग का स्कोप है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग, और भी शॉर्ट कवरिंग का स्कोप। तो फ्राइडे को जो इंट्राडे में अप मूव्स मिले और जो इंडिकेशंस आ भी रहे गिफ्ट निफ्टी से फर्दर कवरिंग के मूव्स, तो फिर इस तरह के गैप अप के बाद जूस बचेगा हमारा निफ्टी पे। क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को आज के सेशन में? नहीं, बिल्कुल जूस बचेगा। कोई देखिए, मार्केट में एक बार क्या होता है ना, दिक्कत कहाँ आ जाती है, दिक्कत सब आ जाती है कि सबको बॉटम पकड़ना होता है। मैं फ्राइडे का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्राइडे को बहुत लोगों को लग रहा था कि यार मैं तो वो गिफ्ट निफ्टी वालों को तो अच्छा प्राइस मिल गया, मुझे नहीं मिला। क्या फर्क पड़ता है उससे? आपको क्लीन प्ले मिलना चाहिए ना, बॉटम मिला या नहीं मिला क्या फर्क पड़ता है। फ्राइडे को मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले निकल गया था वो मेरी सर्जरी के लिए, तो उसके लिए मैं क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नहीं दे पाया था। लेकिन मेरा व्यू ये था कि लॉन्ग्स कैरी करिए मार्केट में, क्योंकि बॉटम बना है एक मार्केट में। एनीवे, देखिए अब क्या है होने वाला है, कंसिडरिंग एक बड़ी रैली हो चुकी है और आज एक गैप अप मिलने वाला है। अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम खोलेंगे कहाँ पर, एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है 22,284 से 22,310। ये क्या है आशीष? ये 10 और 20 डे में है आपका, ठीक है।
इसके आसपास खुलेंगे ना तो फिर ट्रेड नहीं है। या तो आप इसको ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें, इसको डिसाइसिवली ब्रीच कर दें तो एक ट्रेड बनती है, या मार्केट आपको डिप दे दे तो एक ट्रेड बनती है। बड़ी रेजिस्टेंस है 22,450 से लेके 22,550 जो आपका ऑप्शंस का रेंज है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,147 पहला सपोर्ट। फ्राइडे का क्लोज, लो नहीं है, मैं बार बार लिखता हूँ इस चीज़ को, फ्राइडे का क्लोज है ये, इसको हटा दीजिए प्लीज़। पहला सपोर्ट है 22,147 और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,120, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए, और दोनों आसपास ही हैं। तो या तो छोटी या बड़ी कोई डिप मिल जाए तो खरीद लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,120 का, या फिर आप वो जो जोन है 22,284, 22,310 उसको निकल जाने दें, वहां पे एक लॉन्ग ट्रेड लें और फिर एक डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें। दो में से कोई एक स्ट्रैटेजी जो है वो काम करेगी। शॉर्ट ट्रेड ओनली अगर इंट्राडे में, और वो भी अगर ग्लोबल बाजारों से कुछ अगर आपको साइन मिल गया तो 22,300 फेल होने लगे, एक रिजेक्शन मिलने लगे, और रिजेक्शन मतलब बहुत स्विफ्ट होना चाहिए रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन मिलने लगे तो 22,350 के स्टॉप के साथ एक शॉर्ट ट्रेड, लेकिन वो प्योरली एंड प्योरली इंट्राडे। शॉर्ट ट्रेड कोई भी कैरी नहीं करनी है आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिलायंस के नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो आपको अपनी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी जो है वो उसी हिसाब से करनी होगी। इस समय जो बड़ा टेक्सचर है मेरा वो शॉर्ट कवरिंग का है, बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जिस वजह से हम गिरे थे ना वो वजह हमको बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करती है। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसी वजह से जिसमें हम गिरे ना वो हमको इंपैक्ट नहीं करती है। तो जब उसके बाद रैली आती है तो बड़ी वाली रैली आती है, तो वो शॉर्ट कवरिंग जो है बड़ी वाली आनी चाहिए मेरे ख्याल से। और नहीं, और गिरावट में हमने फायदा उठा लिया है, हमारे सिप और डिप दो बढ़िया तरीके से प्ले आउट होते हुए नजर आए, तो गिरावट में खरीदारी करने का फायदा मिल रहा है हमको। बाकी का फंड्स को डिप्लॉय करने के लिए अभी इंतजार करना है, वो फंड कमेंट्री में बातचीत हो चुकी। अब लेकर आइए निफ्टी बैंक। आपने कहा निफ्टी पे कवरिंग के मूव ज्यादा थे, निफ्टी बैंक में अभी भी शॉर्ट्स हैं, प्लस आज बैंकिक्स की एक्सपायरी, प्लस आज एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पे रिएक्शन। ऐसे में क्या देखूं, क्या वॉच आउट करूं और क्या करूं इस बैंकिंग पॉकेट के साथ? देखिए, पहले तो एचडीएफसी बैंक का रिएक्शन देखेंगे हम, क्योंकि फ्राइडे को बड़ी रैली के साथ बंद हुआ ये, तो कुछ तो लॉन्ग्स हैं यहाँ पर। इसका असली इम्पैक्ट मिलेगा आपको 920, 925 के आसपास, क्योंकि पहले 5-10 मिनट किसी भी रिजल्ट में जो लोग पोजीशन लेके गए होते हैं उनकी कवरिंग में आते हैं। पहले 5 से 10 मिनट कभी ये नहीं डिसाइड करते कि आज का स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, वो सिर्फ एक पोजीशन अनवाइंडिंग होती है। वो पोजीशन अनवाइंडिंग जब खत्म हो जाए उसके बाद आप एक व्यू लीजिए कि क्या करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। खैर एनीवे, लेवल्स टू वॉच आउट करते हैं। आपकी पहली रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पर 47,660 से 47,750, ये पहली रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। 10 और 20 डे मा बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 48,000 से 48,200, जो कि ऑप्शंस का जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर भी सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 47,500 टू 47,600 का पहला सपोर्ट है, और 47,250 50 डे मा ये बड़ा सपोर्ट है आपका। डिप पे खरीदारी करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें यहाँ पर 47,500 का।